गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं यतीन प्रताप। आज आप लोगों को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग जो हमारा पेपर कंटिन्यू है वह वर्तमान भारतीय समाज, उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है बाल श्रम या चाइल्ड लेबर या बचपन छीनता बाल श्रम। सॉरी, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। बाल श्रम के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि बाल श्रम है क्या। सबसे पहले बताया था इसकी अवधारणा क्या है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, क्यों जरूरत पड़ी बाल श्रम जैसे टॉपिक को हमारी शिक्षा जो एजुकेशन हमारा पेपर एजुकेशन का पेपर है वर्तमान भारतीय समाज, उसके अंतर्गत रखने की। और फिर हम लोगों ने बाल श्रम का अर्थ जाना था, उसके बाद परिभाषाएं पढ़ी थी, उसके बाद बाल श्रम के हम लोगों ने कारण जाने थे। इतनी बातें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं कि बाल श्रम के अंतर्गत या बाल श्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसमें पहला तो ये है कि जो भी बच्चा है वो 14 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। दूसरा, उसके द्वारा श्रम किया जाना चाहिए और वो श्रम कैसा होना चाहिए, गैर कानूनी होना चाहिए। नेक्स्ट है इस आयु में बालक, जिस आयु में बच्चा बाल श्रम कर रहा है 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, उससे उसके शिक्षा के अधिकार हैं, उसके मनोरंजन के अधिकार हैं, उसके विकास के अधिकार हैं, उनको छीना जाना चाहिए। और नेक्स्ट है उन बच्चों के साथ जो इस प्रकार का श्रम कर रहे हैं 6 से 14 वर्ष के हैं, 14 वर्ष से कम आयु में हैं, वो बच्चे कैसे हों, बेसहारा हों, गरीब हों, वंचित तबके के हों, शोषितों के बच्चे हों। इस प्रकार से हम लोगों ने बाल श्रम को जाना है कि बाल श्रम के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वो है बाल श्रमिकों की समस्याएं। अब चाइल्ड लेबर्स होते हैं, बाल श्रमिक होते हैं, उनकी बहुत ही गंभीर समस्याएं होती हैं, बहुत ही उनकी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण वो बाल श्रम करते हैं। तो पहला है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या स्वास्थ्य समस्याएं। इसको देख लेते हैं। जिन बच्चों को, जिन छात्रों को जिस उम्र में खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, विकास के अवसर मिलने चाहिए, उस उम्र में बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे खादान, कारखाने, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, तमाम तरीके के जो प्रतिष्ठान होते हैं उनमें क्या करते हैं, काम करते हैं, बच्चे मजदूरी करते हैं। तो वैसी स्थिति में देखा जाता है जो भी एजेंट होते हैं, जो भी उन संस्थानों के मालिक होते हैं और जो भी दलाल होते हैं, वो बच्चों से क्या करते हैं, वो बच्चों से अपनी कमीशन लेते हैं, गैर जरूरी काम कराते हैं, उनको मजदूरी कम देते हैं और क्या है, और उनसे कार्य के अधिक घंटे लिए जाते हैं। इससे बच्चों के अंदर जो बच्चों को स्वास्थ्य है उसकी दशाएं निरंतर गिरती चली जाती हैं, उनकी स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तमाम पोषक तत्व होते हैं जो उनको नहीं मिल पाते हैं, जिससे बच्चे क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, लगातार धीमे धीमे बीमारी के गर्भ में बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, बाल श्रमिकों की स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वो निश्चित रूप से गंभीर हैं, निश्चित रूप से सोचनीय, विचारणीय, चिंतनीय है। इस प्रकार से पहली समस्या क्या थी, बाल श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अब दूसरी समस्या है शैक्षिक समस्या। हम शिक्षा की बात करेंगे तो जिन बच्चों को मैंने अभी बताया था, जिन बच्चों की खेलने की उम्र होती है, मनोरंजन की उम्र होती है, शारीरिक विकास की उम्र होती है, मानसिक विकास की उम्र होती है, आध्यात्मिक विकास की उम्र होती है, उस उम्र में बच्चे बाल श्रम करते हैं, जिससे जिन बच्चों को खेलने में सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, पढ़ाई के अवसर मिलने चाहिए थे, शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक विकास के अवसर मिलने चाहिए थे, वो उनको नहीं मिलते और बच्चे इस प्रकार से शिक्षा से दूर होते चले जाते हैं। तो ये क्या है, शैक्षिक समस्या भी बाल श्रमिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक समस्या। मैंने बताया था आर्थिक समस्या गरीबी हजार बीमारियों की जननी होती है। अर्थात बाल श्रमिक इसलिए श्रम करते हैं कि वो अपने परिवारों को, अपने पेट को पाल सकें, अपनी आजीविका चला सकें। तो इसलिए उनकी आर्थिक समस्याएं भी बड़ी विकराल होती हैं, क्योंकि जिन संस्थानों में, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, तब चाहे कोई फर्म हो, जिन प्रतिष्ठानों में बच्चे काम करते हैं उनके मालिक उनको पूरा पैसा नहीं देते,
और देते और उन बच्चों का जो वेतन बनता है उसमें भी विभिन्न तरीके के आरोप लगाकर उनसे कटौती कर लेते हैं। ठीक वैसे ही दलाल भी बच्चों की जो पारिश्रमिक मिलता है उनका खा जाते हैं। ठीक मात्र अभिभावक भी बच्चों से उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा ले लेते हैं। इसलिए बाल श्रमिकों के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आर्थिक समस्या। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं वो है मानसिक भावनात्मक एवं मानसिक शोषण। मैंने बताया बच्चे जो बाल श्रम करते हैं वो अधिकांशतः गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, मलिन बस्तियों के बच्चे होते हैं, शोषितों के बच्चे होते हैं, वंचितों के बच्चे होते हैं, अनुसूचित जनजातियों के बच्चे होते हैं, जनजातियों के बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक दशाएं बहुत खराब होती हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जिन वित्त संस्थानों में उनको ले जाया जाता है, जिनके माध्यम से ले जाया जाता है, इनको बिचौलिए बोलते हैं, इनको दलाल बोलते हैं, वो बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। जिन संस्थानों में, जिन प्रतिष्ठानों में बच्चे काम करते हैं उनके मालिक भी बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं। उन बच्चों से गाली गलौज करना, उन बच्चों की मारपीट करना, उनका वेतन ना देना, उनसे कार्य के अधिक घंटे कराना। तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो भावनात्मक विकास होता है, जो अफेक्टिव डोमेन होता है वो विकसित नहीं हो पाता और मानसिक रूप से बच्चे कमजोर हो जाते हैं। इस प्रकार से इनका दोनों तरीके का शोषण होता है, उनका भावनात्मक और मानसिक दोनों ही तरीके का शोषण इन लोगों के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे वो है स्वाभिमान की कमी। मैंने बताया था जिन बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है या जिन बच्चों के साथ क्रूरता भरा व्यवहार किया जाता है, अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है, जिन बच्चों के साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है, तो उन बच्चों का जो टेम्परामेंट होता है, स्वाभिमान होता है, वो निश्चित रूप से उसमें गिरावट देखने को मिलती है। उनके अंदर हीन भावनाएं बढ़ जाती हैं, उन बच्चों के अंदर स्वाभिमान जैसी कोई भी बात नहीं रह जाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाल श्रमिकों के साथ एक समस्या है। नेक्स्ट बात करेंगे अपराधी विवाद। ठीक है, इसको देखते हैं। अपराधी विवाद, जब बच्चों के साथ अतिशय कठोरतम व्यवहार किया जाता है, क्रूरता का व्यवहार किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो उन बच्चों के अंदर हीन भावनाएं भर जाती हैं और हीन भावनाओं के साथ साथ उन बच्चों में तमाम दुर्गुण विकसित हो जाते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना और इसके साथ साथ तमाम तरीके के छोटे मोटे अपराध करना। इस प्रकार से बाल श्रमिक होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या बाल अपराधी के रूप में विकसित हो जाना होती है। इस प्रकार से इनकी ये समस्या रहती है। नेक्स्ट है वैयक्तिक व सामाजिक विघटन। मैंने बताया जब बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ प्रेम सहयोग सहानुभूति जैसा व्यवहार न करके उनके साथ कठोरतम व्यवहार किया जाएगा, तो पशुवत व्यवहार किया जाएगा, उस स्थिति में जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या हो जाते हैं, वो समाज से कट जाते हैं, वो केवल स्वयं के लिए सोचते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाता है कि बच्चों के अंदर सामाजिक दूरी बनाते चले जाते हैं। इस प्रकार से सामाजिक विघटन बच्चों में देखा जाता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं थी बाल श्रमिकों की या चाइल्ड लेबर्स की, जो उनसे उनका बचपन छीन लेती हैं। तो इन समस्याओं को हमने जाना, एक बार फिर देख लेते हैं। पहला तो क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उनको, जो मैंने अभी बताया है। दूसरा है शैक्षिक समस्याएं होती हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, छात्र का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तमाम तरीके के जो विकास होते हैं, आध्यात्मिक विकास होता है, वो क्या होता है, वो उससे वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, शिक्षा से दूर होते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का और भी समस्याएं हैं, वो है आर्थिक समस्या। मैंने बताया अभी डिस्क्राइब किया है, इंटरप्रेट किया है। भावनात्मक मानसिक विकास की बात की थी मैंने अभी। नेक्स्ट स्वाभिमान की कमी, और छठवां है अपराधी विवाद, और सातवां व्यक्तिगत व सामाजिक विघटन। अब नेक्स्ट देखते हैं बाल श्रम जो होता है, बाल श्रम होता है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करता है, किस प्रकार से एक बैरियर का काम करता है, किस प्रकार से रुकावट डालता है। तो इसको देखेंगे कि बाल जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है भारत सरकार की, राज्य सरकारों की, जो कि यूनेस्को के साथ एक साझा कार्यक्रम है, उसमें बाल श्रम बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तो उसमें पहली बाधा तो ये है निर्धनता। पहली बाधा क्या है, निर्धनता। पारिवारिक संगठन कुछ इस प्रकार के होते हैं जिन परिवारों में
जो आर्थिक स्थिति बच्चों की होती है, बच्चे होते हैं, जो परिवार होते हैं, निर्धन होते हैं, गरीब होते हैं, अकिंचित होते हैं, उन परिवारों में उनकी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त स्रोत नहीं होते हैं। उस स्थिति में परिवार की आजीविका चलाने के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, परिवारों के पेट भरने के लिए जो बच्चे होते हैं, नौनिहाल होते हैं, जो 14 उम्र से कम के होते हैं, उनके माता पिता अपने रोजगार के साथ लगा लेते हैं, अपने रोजगार में लगा लेते हैं, या कहीं दूसरे तरीकों से मजदूरी कराते हैं, कारखाना फैक्ट्रियों में भेज देते हैं, ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके। इस प्रकार से तो पहला तो अनिवार्य शिक्षा में क्या है, क्या बाधक है? निर्धनता बाधक है। निर्धनता की वजह से, गरीबी की वजह से बच्चे शिक्षा से जो अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसको प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरा है पारिवारिक दशाएं। परिवारों का संगठन कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें पारिवारिक अंतरकलह, माँ बाप के बीच मतभेद, माँ बाप के बीच अमानवीय व्यवहार, पारिवारिक सदस्यों के बीच भी अच्छे संबंध न होना, तो ये सारी बातें क्या होती हैं, इससे क्या होता है, बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। अर्थात फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए वो उपलब्ध नहीं हो पाते, वो एक तरीके से कुंठित हो जाते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन की भावना आ जाती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि पारिवारिक दशाएं भी क्या है, छात्रों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से दूर करती चली जा रही हैं। अब नेक्स्ट बैरियर है वो है अशिक्षा। अशिक्षा भी अनेक समस्याओं की जड़ है। अर्थात जो परिवार अशिक्षित हैं, जिन परिवारों में शिक्षा की कमी है, जिन परिवारों में शैक्षिक रूप से जो परिवार जागरूक नहीं है, वो उन परिवारों के बच्चे भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वो प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माँ बाप को, उनके जो माँ बाप होते हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, उनके अंदर एक धारणा बन जाती है कि ये पढ़ लिख कर क्या करेगा, पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं होगा, करना यही है जो हम कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा भी क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में बाधक बनती है। अगला है असंवेदनशील शिक्षा। तमाम कमीशन आए, मैंने तमाम कमीशन पढ़ाए हैं, उन कमीशनों में भी उन कमीशनों के जरिए भी तमाम तरीके की सिफारिशें की गई। उसमें वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण बताया गया है। कहा गया है कि वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जिस शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति पढ़ लिख कर अपनी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो अपनी रोजी रोटी ना कमा सके, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके, वो स्वावलंबी ना बन सके, तो वो शिक्षा किस प्रकार की है। अर्थात भारतीय शिक्षा में जो तत्कालीन शिक्षा की बात कर रहा हूँ, पढ़ लिख कर स्नातकों की प्रास्नातकों की फौज तो तैयार होती है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। इसलिए शिक्षा में असंवेदनशीलता के कारण भी बच्चे अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा से दूर चले जाते हैं। अगला है वित्तीय समावेशन। हम वित्तीय समावेशन की बात करेंगे, चाहे शहरों की बात करें, चाहे गाँवों की बात करें। शहरों के अंदर और गाँवों के अंदर देखा जाता है कि वित्त का समावेशन होता है वो ठीक प्रकार से नहीं होता। अर्थात वित्तीय वितरण ठीक प्रकार से न होने की वजह से भी तमाम तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो समस्याएं देखने को मिलती हैं वो अंतिम पायदान पर बैठे जो परिवार होते हैं उनके बच्चों के सामने आती हैं। जैसे गरीब परिवार का बच्चा, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें, चाहे मलिन बस्तियों की बात करें, या दूर दराज वाले इलाकों की बात करें, उन सब में ये देखा जाता है कि वो बच्चे वित्तीय समावेशन की वजह से, जिसके कारण बच्चों के पास पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं होती, उनके पास आवागमन के साधन नहीं होते, उनके पास तमाम तरह की समस्याएं होती हैं जो किसके कारण पैदा होती हैं, वित्तीय असमावेशन के कारण। तो इस प्रकार से ये एक कारण है जो बच्चों को अनिवार्य शिक्षा से दूर ले जाता है, अर्थात उनको उनकी शिक्षा में बाधक सिद्ध होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे कानूनी दोष। मैंने बताया था कि जो भी भारत सरकार के अंदर या भारत के अंदर जो भी कानून बनते हैं उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, उनको सही तरीके से लागू नहीं किया जाता, उनका निष्पादन ठीक तरीके से नहीं होता। इसकी वजह से भी जो अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और देश के सभी बच्चों को ये फंडामेंटल राइट दे दिया गया कि सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु ग्रुप के हैं,
उन बच्चों को निश्चित रूप से राज्य का कर्तव्य होगा उनको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। इस प्रकार से कानून बना देने से काम नहीं चलेगा जब तक उनका सही तरीके से उनको लागू नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से कानूनी दोष की वजह से भी जो छात्र होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे वो है, आप चाहो तो इसको आप नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बाल श्रम उन्मूलन के उपाय। बाल श्रम, सॉरी ध्यान से लिखता हूं, बाल श्रम रोकने या उन्मूलन के उपाय, रोकने के उपाय। यहाँ पर दोनों शब्द लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बाल श्रम रोकने या इसको उन्मूलन भी बोलते हैं, उन्मूलन समाप्त करने, ठीक है, उन्मूलन के उपाय। एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं इनको हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा बाल श्रम को रोका जा सकता है या बाल श्रम जैसी समस्या को समाप्त किया जा सकता है। तो पहला तो है वो है निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क पहला है निःशुल्क शिक्षा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाल श्रम को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो मैंने बताया भारत का जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है। भारत देश तमाम तरीके के क्षेत्र प्रक्षेत्र जिलों विकास खंडों में बटा हुआ है और इसमें रहने वाली जनता का स्तर भी भिन्न भिन्न है। अर्थात जो बच्चे जो समाज के लोग शोषित हैं, वंचित हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, गरीब हैं, मजलूम हैं, तमाम ऐसे बच्चे, तमाम ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के लिए अनिवार्य हो गया था कि शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। तो ये जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था उस समय ये बात कही गई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 10 वर्ष के अंदर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अर्थात ये कल्याणकारी प्रोविजन था, वेलफेयर जैसी बात की गई थी। तो इसमें लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि बहुत सारे सालों तक 60 साल से अधिक सालों तक शिक्षा की वही स्थिति बनी रही, संविधान में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन 86 में संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इस बात की व्यवस्था की गई, संविधान में संशोधन किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में चालू किया गया, 87 में चालू किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। उसमें भी ये बात कही कि छात्रों की जो मौलिक जरूरतें हैं, जो आधारभूत जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। जैसे ड्रेस की बात की उन्होंने, जैसे लेखन सामग्री की बात की उन्होंने, जैसे कॉपी किताबों की बात की। इसके साथ साथ तमाम तरीके की और भी सहायक सामग्री थी, ये इस बात को कहा गया उनको निःशुल्क दिया जाए। लेकिन 1 अप्रैल मैं लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा
अधिनियम लागू हो गया और ये सभी राज्य सरकारों के लिए संवैधानिक दायित्व बन गया कि वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगी। ठीक है, इस प्रकार से जब बच्चों को शिक्षित किया जाएगा तो उनके अंदर चेतना आएगी, उनको विकास के अवसर मिलेंगे और वो बाल श्रम जैसे जो उनके एक बाल श्रम जैसा एक उनके साथ अपराध किया जाता है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने पहला पढ़ा निःशुल्क शिक्षा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है नैतिक प्रेरणा। नंबर 2 नैतिक प्रेरणा। नैतिक प्रेरणा। नैतिक प्रेरणा का तात्पर्य है कि देश के अंदर जो भी अशिक्षित वर्ग है, जो भी दगा कुचला वर्ग है, जो भी शोषित वर्ग है, जो भी वंचित वर्ग है, उसको नैतिक रूप से मोटिवेट किया जाए, नैतिक रूप से उनको प्रेरित किया जाए कि वो अपने छात्रों को स्कूलों में भेजें, क्योंकि संपूर्ण विकास की जननी शिक्षा है। शिक्षा ही वह धागा है जिसको पकड़कर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अनंत ऊंचाइयों को छू सकता है। इस प्रकार से उनको समाज में जागरूक किया जाए, उनको नैतिक रूप से उनको प्रेरणा दी जाए। अब नंबर 3 बात करेंगे, वो है कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग। नंबर 3 कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग। श्रमिकों की मांग। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझते हैं। कुशल एवं प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग जो मैंने बताया था, इसका एक सबसे बड़ा कारण था इस समस्या का बाल श्रमिक का, वो था अकुशल श्रमिकों की मांग। क्योंकि अकुशल श्रमिक जब होते हैं तो उनको एक तो वेतन ज़्यादा देना पड़ता है, दूसरा उनकी पदोन्नति की बात की जाती है, तमाम प्रकार की जो मांगे संगठन होते हैं वो अपनी मांगे मनवाने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी जिन भी प्रतिष्ठानों के मालिक होते हैं, चाहे वो कंपनी हो, फैक्ट्रियाँ हो, इंडस्ट्रियाँ हो, फर्में हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो उनके मालिक चाहते हैं कि हमें अनस्किल्ड लेबर मिल जाए, अकुशल लेबर मिल जाए, ताकि हम कम पैसों में उनसे अपना पूरा काम करा सकें। तो इस बात को हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भारत सरकार को स्ट्रिक्टली एक नियम बना देना है, अधिनियम बना देना है कि किसी भी प्रतिष्ठान में अकुशल श्रमिकों को लिए जाने पर उनको दंडित किया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब इस प्रकार की बातें होंगी तो कुशल श्रमिकों एक तो ये है कि जो भी बेरोजगार बच्चे हैं, जो भी बच्चे बेरोजगार हैं, वो कुशल श्रमिक बन उनको एक रोजगार मिलेगा, दूसरा साथ साथ वो अपने व्यवसाय में अच्छे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो है जागरूकता। आया चौथा जागरूकता। मैंने बताया, अभी बता रहा था मैं, जैसे शिक्षा के प्रति अभिभावक जो भी हो, माँ बाप जो भी हो, प्रतिपालक जो भी हो, संरक्षक जो भी हो, सबको जागरूक किया जाए और इस बात को उनके अंतर्मन में गहरे से उतार दिया जाए कि प्रत्येक कोई भी बच्चा देश का निरक्षर ना रहे। जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण करें और 6 से 14 वर्ष के बच्चे तो अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करें, ताकि ये जो भयंकर बीमारी है बाल श्रम जैसी, उसको आसानी से रोका जा सके। अब नेक्स्ट है गरीबों का सशक्तिकरण। गरीबों का 5वां देखेंगे रोकने का उपाय, वो है गरीबों का सशक्तिकरण। ठीक है स्टूडेंट्स, एम्पावरमेंट ऑफ क्या करेंगे, पुअर्स, जो भी गरीब हैं उनको सशक्त किया जाए, उनको तमाम तरीके के रोजगार खोलने के अवसर दिए जाए, उनको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए। जब ये वर्ग, गरीब वर्ग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा,
सशक्त हो जाएगा तो वो निश्चित रूप से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेगा और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा। उनका जो भविष्य है उसको किस प्रकार उज्जवल किया जाए, किस प्रकार से उनके भविष्य को संवारा जाए। तो वो उन बच्चों को बाल श्रम में नहीं लगाएगा, उनसे मेहनत मजदूरी नहीं कराएगा, उनको किसी प्रकार से उनके जो बच्चे हैं उनसे नैतिक व्यवहार नहीं किया जाएगा या उनका किसी प्रकार से शारीरिक मानसिक शोषण करने के लिए वो लोग उनका मानसिक शोषण करने से उन बच्चों को बचाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इस टाइम के अंदर कुछ चीज़ें थी उनको पढ़ा, एक बार फिर समझ लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि पढ़ी, इसकी अवधारणा पढ़ी, इसकी परिभाषाएं पढ़ी और फिर इसका जाना कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। फिर उसके बाद बाल श्रम की समस्याएं पढ़ी, फिर उनकी आवश्यकताएं पढ़ी, उसको फिर पढ़ा हम लोगों ने इस बाल श्रम को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो कमेंट सेक्शन में जाएं, मैं वहाँ पर आपको उसका सलूशन दूंगा। धन्यवाद।